मीना जी, वेलकम है आपका। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ब्राट मीना आपकी साइंस की क्लास में यानी साइंस की टेस्ट सीरीज में आप लोगों का तहे दिल से वेलकम करता हूं। तो आइएगा, चलिए जल्दी से क्लास अटेंड करिए। आज हमारा जो टेस्ट है वो टेस्ट नंबर 3 है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। आज 3rd टेस्ट है और आप लोग, मुझे जहाँ तक पता है, आप लोग टेस्ट देकर आए होंगे, तो उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। जो अपने 18 क्वेश्चन पिछले टेस्ट के रह गए हैं वो मैं किसी दिन क्लास में करवा दूंगा। उसकी वजह से क्या आगे की जो अपना टेस्ट होता है उसके क्वेश्चन बच जाते हैं, तो वो अपन अलग से किसी दिन, जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा, 10 मिनट पहले क्लास ले लेंगे तो उसको अपन खत्म कर देंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो जल्दी से आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले पाए। क्लियर है। रोहित मीना जी, जय हिंद सर जी। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को। जय हिंद, नमस्कार, जय टेकरी सरकार, जो भी आप लोग बोलते हैं। हमारे यहाँ टेकरी सरकार बहुत ज़्यादा मान्य है और बहुत ही खुशी का विषय है कि कल हमारे टेकरी सरकार का बर्थडे है, यानी हनुमान जी महाराज का कल जन्मोत्सव है। तो कल हमारे टेकरी सरकार का बर्थडे है, तो हम बर्थडे सेलिब्रेशन भी करेंगे। मीना पटेल जी, जी सर जी, हाँ जी, जी सर जी, बिल्कुल। राजू अहिरवार जी, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। क्लियर है दोस्तों। तो एक बेहतरीन क्लास का आगाज हम करने वाले हैं, तो आप लोग आ जाइएगा और अपने दोस्तों तक लिंक को शेयर कर दीजिएगा। मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। क्लियर है। चलिए, ये टेस्ट सीरीज है आपकी। 11 टेस्ट रहेंगे मात्र 51 रुपए में। चलिए, 51 रुपए में 11 टेस्ट। एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन रहते हैं, 1100 क्वेश्चन सोल्यूशन कराने के बाद वही क्वेश्चन पहुंच जाते हैं आपके 4000 तक। टेस्ट सीरीज कहां से परचेस करें। टेस्ट सीरीज परचेस करना है तो वर्तिका क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, इसको इंस्टॉल करना है, मोबाइल नंबर डालना है, पेरेंटल आईडी नहीं बनाना, स्टूडेंट की आईडी बनाना है और यहाँ ओटीपी फिल करना है। और इसके अंदर यहाँ टेस्ट सीरीज में आप जाओगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा यहाँ पे, उस टेस्ट सीरीज में आप मेरा टेस्ट परचेस कर सकते हो और उसका सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। अनलिमिटेड टाइम है, जितने टाइम टेस्ट देना चाहते हो उतने टाइम आप टेस्ट दे सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड टाइम है। क्लियर है। तो इस टेस्ट सीरीज को आप वर्तिका क्लासेस ऐप से, मोबाइल ऐप वर्तिका क्लासेस मोबाइल ऐप से आप परचेस कर सकते हो। प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा। प्ले स्टोर पे। तो प्ले स्टोर से लेना। चलिएगा, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्लियर है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों, जैसे कि बंदर हुआ, बानर हुआ या फिर वनमानुष हुआ, आदि के व्यवहार का अध्ययन कौन सी इसमें किया जाता है। क्लियर है। आपको बताना है कि तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों, जैसे कि बंदर, मानव, वनमानुष आदि के व्यवहार का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोबोटनी या प्राइमेटोलॉजी या एपोलॉजी। इसमें से आप आंसर बताइएगा कि आंसर क्या होगा। चलिएगा, आंसर दीजिएगा। राजो जी सर, पहले का ए होगा। देखिएगा, इसमें जिस चीज का अध्ययन किया जाता है वो होता है मानव शास्त्र। क्या होता है। मानव शास्त्र। यानी एंथ्रोपोलॉजी में जिसका अध्ययन किया जाता है वो होता है क्या दोस्तों। मानव शास्त्र। मीना पटेल जी बोल रहे हैं पहले का तीसरा है। क्लियर है। दूसरा जो है, इसमें जिसका अध्ययन किया जाता है वो लोक वनस्पति। वनस्पति। क्लियर है। लोक वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। तीसरे में जो किया जाता है इसमें प्राइमेट्स, प्राइमेट्स का अध्ययन, यानी मानव के प्राइमेट्स। मानव कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। एपोलॉजी तो आपका माफी मांगना होता है, यहां पे ऐसे ही लगा दिया। क्लियर है। तो देखें, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों, जैसे कि बंदर हुआ, बाना हुआ या वन मानुष हुआ, आदि के व्यवहार को किसमें अध्ययन किया जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी। क्लियर है। पहले का तीसरा। महादेव जी, रज्जो हरिवार, पहले का ए होगा। क्लियर। बिल्कुल सही है। एंथ्रोपोलॉजी किसमें किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी। क्लियर है। पहले का आंसर जिनका 1 आ रहा है बिल्कुल सही है, एंथ्रोपोलॉजी। चलिएगा,
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। आज जो है आपका बायोलॉजी का है टेस्ट, पूरा बायोलॉजी है आपके 100 नंबर का, उसमें से 50 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं और एक बेहतरीन क्लास आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है। आपको बताना है कि मृदा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, पारिस्थितिकी या पोमोलॉजी। देखो पोमोलॉजी तो आप जानते हो कि फलों के अध्ययन को, किसको, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं, यानी फलों का जहां अध्ययन होता है उसको पोमोलॉजी बोला जाता है। पारिस्थितिकी, जहां पे आप वातावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, जहां पे आप जानवरों और वातावरण के बारे में बात करते हो, यानी वातावरण प्लस जानवरों का पारिस्थितिकी तंत्र, तो यहाँ पे ये आएगा। शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र आपका हर एक विषय का, शिक्षा शास्त्र क्या होता है, हर एक विषय का शिक्षा शास्त्र होता है जिसमें उसके बारे में आपको जानना रहता है कि किस तरीके से इसको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो मृदा के बारे में अगर बात करते हैं तो वो किस में आएगा, सिर्फ मृदा विज्ञान में आएगा। अगर मृदा के बारे में बात चल रही है, बिल्कुल दूसरे का ए होगा, दूसरे का पहला होगा, बिल्कुल सही है, दूसरे का ए होगा, दूसरे का पहला होगा। तो मृदा के बारे में अगर बात चल रही है तो वो कहाँ आएगा, मृदा विज्ञान में आएगा। अभी धीरे धीरे क्वेश्चन का लैंग्वेज, हाँ बिल्कुल ए आएगा। चलिएगा अब बताइएगा, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन के जे प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज किसने की। सीधा सा मतलब है, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सा मतलब है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। रोनाल्ड रोस ने, लुईस पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या जोसेफ लिस्टर ने। क्लियर है, या जोसेफ लिस्टर ने। चलिएगा बताइएगा, पेनिसिलिन के जैव प्रौद्योगिकी की गुणधर्म की खोज किसने की थी। तो यहां समझने वाली बात है दोस्तों, यहां क्या है, समझने वाली बात है। देखिएगा, रोनाल्ड रोस ने परजीवी की खोज की थी। किसकी, परजीवी। कौन से परजीवी, मलेरिया। क्लियर है, कौन से परजीवी की खोज की थी, मलेरिया के परजीवी की खोज की थी। लुईस पास्चर ने आपके लुईस पास्चर ने रेबीज टीके की खोज की थी। किसकी की थी, रेबीज के टीके की खोज की थी। क्लियर है। जोसेफ लिस्टर, इन्होंने एंटीसेप्टिक की खोज की थी। एंटीसेप्टिक, क्लियर है। लग जाती है, कट जाती है, दर्द होता है तो हम क्या लेते हैं, एंटीसेप्टिक लेते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम। क्लियर है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बचा क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन बचा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्लियर है। रोनाल्ड रोस ने जो खोज की थी, किसकी की थी, परजीवी, मलेरिया के परजीवी की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुईस पास्चर ने की थी। क्लियर है। जोसेफ लिस्टर ने जो की थी वो एंटीसेप्टिक। क्लियर है, एंटीसेप्टिक। जितनी भी चीजें होती है अपन, जैसे कि आप लेते हो पैरासीटामोल या एनवेन-5, ये जितनी भी होती हैं ये एंटीसेप्टिक होती हैं, दर्द निवारक। क्या होती हैं, दर्द निवारक गोलियां, दर्द निवारक गोलियां। तो ये आपका पेनिसिलिन का जो खोज की थी वो किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिएगा आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चेचक के लिए जो टीका खोजा था, यानी चेचक के टीके की खोज किसने की, सीधी सी बात है, एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट कोच ने या पल कैड्रिन ने या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्लियर है, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए बताइएगा। देखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में अभी आपने देखा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा, पेनिसिलिन खोजा। तो इसने क्या खोजा था, पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन। क्लियर हुआ। रॉबर्ट कोच, इन्होंने क्या किया था, इनको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। क्लियर है। इन्होंने हैजे के, जो हैजा फैलता है, उस हैजे के जो बैक्टीरिया होते हैं, यानी हैजा किस बैक्टीरिया से फैलता है, उस हैजे के बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ, क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। क्लियर है। यानी बैक्टीरियो में जो होते हैं फादर, वो कौन थे, रॉबर्ट कोच थे। क्लियर है। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की क्या की थी, खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने क्या है, बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ये क्या है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है। क्लियर है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपने अभी देखा, पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी। चलिएगा अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 5। यदि कोई युग्मक किसी दैहिक कोशिका से बिना विभाजन
बिना विभाजन के बनता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों जल्दी से अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। क्या कहते हैं? एपोगेमी, परनेतुरकोपी, सिंगेमी या एपोस्पोरी? चलिएगा देखिएगा, एपोगेमी क्या होता है? एपोगेमी होता है बिना निषेचन के, इसके बिना बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण। किसका? भ्रूण का निर्माण, यानी बिना निषेचन के क्या होना? भ्रूण का निर्माण होना। परनेतोकोपी क्या होता है? इसमें बिना अंडों के, बिना अंडों के निषेचन से, यानी अंडों का निषेचन नहीं हुआ, बिना अंडों के निषेचन के फलों का विकास। किसका? फलों का विकास। अब देखिएगा, इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये? इसमें बोल रहा है कि बिना अंडों के, यानी बिना अंडों के अगर फलों का निषेचन जहां होता है, सीमा पाठ दीजिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बिना अंडों के जहां पे फलों का निषेचन होता है, वो फल कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं। कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं, यानी उनके अंदर बीज नहीं होता है। उनके अंदर क्या नहीं होता दोस्तों? बीज नहीं होता है। क्लियर है? उनके अंदर बीज नहीं होता। एपोगेमी क्या होती है? बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण। क्या ये भी ऐसा ही बोल रहा है? यदि कोई युग्मक किसी दैहिक कोशिका से बिना विभाजन के, यानी उससे विभाजित नहीं हुआ है, बिना विभाजन के बनता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही है, एपोगेमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपोगेमी कहा जाता है। पांचवे का आंसर क्या होगा? एपोगेमी होगा। महादेव जी बिल्कुल सही है आपका कि इसका आंसर क्या होगा? एपोगेमी होगा। चलिएगा अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 6। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम क्या है? एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम क्या है? क्लियर है? थेलोफाइट, प्रोटिस्टा, मोनेरा या फिर कवक? जल्दी से बताइएगा। तीनम पाटिल जी ए होगा, नहीं होगा। देखिएगा, थेलोफाइट जो होते हैं, वो थेलोफाइट में ये तीनों आते हैं, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक। तो ये एक कोशिकीय तो नहीं होता। क्लियर है? क्या नहीं होता? नहीं, थेलोफाइट नहीं आएगा। ध्यान से पढ़िएगा, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव आपको बताना है। क्या बताना है? एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव आपको बताना है। क्लियर है? अब देखिएगा, प्रोटिस्टा क्या होता है? प्रोटिस्टा होता है एक कोशिकीय। क्या होता है? एक कोशिकीय। लेकिन ये एक कोशिकीय कौन सा होता है? जिसके अंदर वास्तविक केंद्रक होता है। क्या होता है? वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। भाई ये एक कोशिकीय वो जीव है जिसके अंदर वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। मोनेरा जो होता है, ये भी क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है, लेकिन एक कोशिकीय के साथ साथ ये यूकेरियोटिक होता है। कैसा होता है? यूकेरियोटिक होता है। कैसा होता है? यूकेरियोटिक। देखिएगा, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकेरियोटिक। क्लियर है? दो तरीके की आपकी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये एक कोशिकीय तो है, यानी इसके अंदर कोशिका तो एक है, लेकिन फिर भी कैसा है? यूकेरियोटिक है। कैसा है? यूकेरियोटिक है। तो आपका आंसर क्या होगा? मोनेरा होगा। क्या होगा? मोनेरा। अरे थेलोफाइट के अंदर आपका कवक भी आता है, थेलोफाइट के अंदर आपका प्रोटिस्टा भी आता है। क्लियर है? थेलोफाइट के अंदर आपका मोनेरा भी आता है। क्लियर है? इसके अंदर सारी चीजें आती हैं। इसके अंदर क्या आती हैं? सारी चीजें आती हैं। कवक क्या होता है? कवक एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है, लेकिन यूकेरियोटिक नहीं है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, क्लियर है, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। क्योंकि कवक एक प्रकार का क्या है? पादप है।
और पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन ये अपवाद है। क्या है ये? अपवाद है। हालांकि आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये होगा, अपवाद है कि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो आंसर क्या होगा? मोनेरा। आंसर क्या होगा? मोनेरा। ध्यान रखना, आंसर क्या होगा? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक आपका मोनेरा होता है। कौन होता है? मोनेरा होता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया? ऐसा किसने कहा कि अनुवांशिकता के विज्ञान को जेनेटिक्स कहा जाएगा यानी अनुवांशिकता, यानी उसने ता लगा दिया आके और कुछ नहीं किया। क्या लगा दिया? ता लगा दिया। ग्रेगर मेंडल ने कहा, सी कोरेंस ने कहा, एच.जी. मूलर ने कहा या डब्ल्यू बेटसन ने कहा? बताइएगा ऐसा किसने कहा था? क्लियर है? ग्रेगर मेंडल, कोरेंस, जी मूलर, क्लियर है? देखिए आप ग्रेगर मेंडल सोच रहे होंगे, ग्रेगर मेंडल ने क्या किया था? अनुवांशिकता। क्या किया था? अनुवांशिकता का सिद्धांत। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्रेगर मेंडल ने दिया था। क्लियर है? ग्रेगर मेंडल ने। 7 का ए बिल्कुल गलत। यही तो होता है भाई। उसने बोला है किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को जेनेटिक्स कहा गया, अनुवांशिकता कहा गया। इसका आंसर होगा डब्ल्यू वेटसन। इसका आंसर क्या होगा? डब्ल्यू वेटसन। क्लियर है? डब्ल्यू वेटसन ने अनुवांशिकता के सिद्धांत को अनुवांशिकी कहा। क्या कहा? अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा। ग्रेगर मेंडल ने तो अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था कि अनुवांशिकता में आपके क्रोमोजोम्स होते हैं, डीएनए होता है, जीन होता है, 22 जोड़ी आपके क्रोमोजोम सेम होते हैं, 2 जोड़ी क्रोमोजोम्स आपके अलग, सॉरी 1 जोड़ी क्रोमोजोम्स आपके अलग अलग होते हैं। इस तरीके से ये सिद्धांत जो दिया था अनुवांशिकता का, ये ग्रेगर मेंडल ने दिया था। लेकिन अनुवांशिकता के को जेनेटिक्स कहने वाले डब्ल्यू वेटसन थे। कौन थे? डब्ल्यू वेटसन थे। बिल्कुल सीना पाड़ दीजिए, बिल्कुल सही है आपका आंसर। कौन थे? डब्ल्यू वेटसन थे। तो इसका आंसर, राइट आंसर होगा डब्ल्यू वेटसन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8वां कि फर्न की स्त्री धानी में कितनी ग्रीवानाल कोशिकाएं पाई जाती हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? चलिए बताइएगा। तो आप बताइए आंसर, तब तक मैं आपको फर्न बताता हूं कि फर्न क्या होता है। फर्न की ग्रीवानाल में देखिएगा, ये गले में पाई जाने वाली होती है। कहां पाई जाती है? ये गले में पाई जाने वाली एक ग्रीवानाल है। क्या है? ग्रीवानाल। नाल का मतलब नली के समान होती है। तो पूछता है कि इसमें कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इसके अंदर कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? 8वें का आंसर। कुछ लोग तो पूछ रहे होंगे सर ये तो पहली बार देखा है। तो ये क्या है? गले में पाई जाने वाली एक ग्रीवानाल होती है जो कि कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। तो इसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है। कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं दोस्तों? बताइएगा कि सर एक कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती है। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अगला आंसर, फंजाई जगत के बहुत से जीवों की कोशिका भित्तियां कहलाने वाली एक कठोर जटिल शर्करा से बनी होती है, उसका नाम बताइए। क्लियर है? फंजाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? कवक। क्या होता है? कवक। ये बात ध्यान रखना। फंजाई का मतलब क्या होता है? कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है। चलिएगा तो आप बताना, पेक्टिन होगा, सुवेरिन होगा, सेलुलोज होगा या काइटिन होगा? ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, तसल्ली से पढ़ना, फिर आंसर देना। फंजाई जगत के बहुत से जीवों की कोशिका भित्तियां कहलाने वाली एक कठोर जटिल शर्करा से बनी होती है, उसका नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। 9 का सर डी होगा, रजो अहिरवार जी। देखिएगा, पेक्टिन, आंसर दीजिएगा। क्या पेक्टिन होगा, सुवेरिन होगा? पेक्टिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो खट्टे फलों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाए जाने वाला पदार्थ होता है पेक्टिन। क्लियर है? दूसरा, सोवेरिन। सोवेरिन क्या करता है? आपकी कोशिका क्या करता है? सोवेरिन क्या करता है? ऊतकों से, कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं? ऊतक। ऊतकों से पानी की क्षति को रोकता है। किसको रोकता है? पानी की क्षति को रोकता है। यानी पानी की जो ऊतकों के अंदर क्षति होती है उसको रोकने का काम करता है सोवेरिन। कौन करता है? सोवेरिन।
सेलुलोज जो होती है ये पादप कोशिका, किसकी? पादप कोशिका की भित्ति है। क्या है? पादप कोशिका की भित्ति। यानी पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और अभी मैंने बताया था कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। बिल्कुल सी या डी में से ही है। नहीं, डी है बिल्कुल। अरे ये देखो ना, ये कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। अभी कराया था इसको, क्लियर है? तो किसकी बनी होगी? यानी जो फंजाई जगत है यानी कवक जगत है उसकी जो कोशिका भित्तियां होती है किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? काइटिन की बनी होती है। बिल्कुल सही है यादव जी। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? डीएनए बॉडी में 3 जगह पे पाया जाता है। आप बताइएगा कि पहले तो एक तो नाभिक में पाया जाएगा, ये बता दिया। दूसरा इन 4 ऑप्शन में से एक में पाया जाएगा। तीसरा मैं बता दूंगा आपको, क्लियर है? तीसरा कौन बता दूंगा? मैं बता दूंगा। अब देखिएगा, तारक केंद्र होगा, गोल्जी उपकरण होगा, लाइसोसोम होगा या माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तारक केंद्र जो होता है दोस्तों ये आपका ट्यूबिलिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। कौन बना होता है? तारक केंद्र। गोल्जी उपकरण, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी कैमिनो गोल्जी ने। किसने की थी? कैमिनो गोल्जी ने की थी। और ये क्या करता है? ये परिवहन का कार्य करता है। क्या करता है? कोशिका के अंदर परिवहन का कार्य करता है, ऊर्जा का ट्रांसपोर्टेशन कर देगा, सारी चीजों का कर देगा। लाइसोसोम, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? डी डुबे ने की थी। किसने की थी? डी डुबे ने की थी। इसके अंदर हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलैक्टिक इसके अंदर क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम पाया जाता है, जो कोशिका के पाचन में काम में आता है। किसमें आता है? कोशिका के पाचन करने का काम करता है। आत्महत्या की थैली इसको बोला जाता है, क्लियर है? इसको एटम बम बोला जाता है हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम की वजह से। किसकी वजह से? माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी, क्या की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो ओल्टमैन ने की थी। किसने की थी? ओल्टमैन ने की थी, क्लियर है? और ये कोशिका के अंदर श्वसन का काम करता है और इसके अंदर एक क्रेब्स नामक चक्र चलता है। इस क्रेब्स नामक चक्र के फलस्वरूप 38 एटीपी बनती है। क्या बनती है? 38 एटीपी बनती है और 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज बनाती है। वही एक ग्लूकोज मिलके आपको ऊर्जा बनाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 38 एटीपी एड्रिन ट्राइफॉस्फेट 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एक ग्लूकोज। और यही एक ग्लूकोज क्या होती है? ऊर्जा का निर्माण करती है। क्रेब्स नाम का एक चक्र चलता है जिसको क्रेब्स नाम वैज्ञानिक ने खोजा था। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्टी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल सही है कि नाभिक के अंदर भी डीएनए होता है। डीएनए आपका 3 जगह पे होता है। कहां होता है? 3। एक नाभिक के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? नाभिक के अंदर। दूसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और तीसरा आपका पाया जाता है हरित लवक के अंदर। किसके अंदर? हरित लवक के अंदर। तो पूरी बॉडी में 3 जगह पे आपका डीएनए पाया जाता है। नाभिक में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, हरित लवक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हरित लवक में पाया जाता है। हाँ, 38 एटीपी, हालांकि 36 बनती है, ये ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 36 एटीपी बनती है। 2 एटीपी का लाभ रेस्पिरेशन के थ्रू जब आपको ग्लूकोज को तोड़ने के लिए बनती है, वहां से 2 एटीपी का लाभ हो जाता है। 4 एटीपी बनती है, 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ देती है, लेकिन 2 एटीपी बच जाती है। वो 2 एटीपी 36 में आके इधर ऐड हो जाती है, तो ये 38 हो जाती है। वैसे 36 बनाता है ये। आगे कभी बात करेंगे, वीडियो पड़ा हुआ देख सकते हैं आप। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि संयोजी ऊतक नहीं है? तंत्रिका कोशिका, उपास्थि, अस्थि या फिर रक्त? बताइए इनमें से संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है? बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। तो देखिएगा, आप लोग आंसर बताइए, तब तक मैं आप लोगों के आंसर का डीएनए करता हूं। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका ये ब्रेन में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। इस कोशिका में
कोशिका विभाजन नहीं होता। इस कोशिका में क्या नहीं होता? कोशिका विभाजन नहीं होता। क्या नहीं होता? कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्लियर है? क्या नहीं होता? कोशिका विभाजन नहीं होता, ब्रेन में पाई जाती है, लेकिन इसके 10% भाग में होता है। किस में होता है? 10% भाग में कोशिका विभाजन होता है, जिसको गीलियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गीलियल सेल बोला जाता है, क्योंकि तंत्रिका कोशिका 100% होती है, 10% गीलियल सेल होता है, 90% आपका न्यूरॉन होता है। क्लियर है? उपास्थि क्या होता है? उपास्थि एक लचीली यानी मुलायम, आप इसको बोल सकते हो, ये मुलायम होती है। क्या होती है? मुलायम होती है। क्लियर है? क्या होती है? मुलायम होती है। इसके अंदर प्रोटीन होती है। कौन सा प्रोटीन होता है? तो इसके अंदर कोड्रीन प्रोटीन होता है। क्या होता है? कोड्रीन प्रोटीन होता है। इसके अंदर प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? कोड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। दूसरी चीज है, ये कहाँ होता है? ये नाक में होता है और ये कान में पाया जाता है। और बड़ी हड्डियों के बड़ी हड्डियों के मुहाने पे कहाँ पाया जाता है? मुहाने, यानी ये हड्डी है, ये हड्डी है, दोनों यहाँ जुड़ती हैं, तो इनके मुहाने पे एक ब्लू ब्लू कलर का क्या पाया जाएगा? कोड आपका उपास्थि पाया जाएगा। अस्थि होती है आपकी हड्डी। क्या होती है? हड्डी, जो कि कठोर होती है। क्या होती है? कठोर होती है। इसके अंदर ओसिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर है? इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ कैल्शियम फॉस्फेट होता है। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम फॉस्फेट 60% होता है, कैल्शियम कार्बोनेट 40% होता है। रक्त जो होता है आपको पता ही है, रक्त किससे मिलकर बना है? रक्त में 3-4 चीजें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपकी प्लेटलेट। क्या होती है? प्लेटलेट होती है। तो बताइए, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। क्लियर है? तंत्रिका कोशिका पूरे शरीर को जोड़ने का काम करती है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। जितने भी लोग डी बता रहे हैं गलत है उनका। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। उसने पूछा है संयोजी ऊतक नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, अस्थि जो होती है किसी को जोड़ने का काम नहीं करती। संयोजी ऊतक उसे बोला जाता है जो दो चीजों को जोड़ने का काम करता है। रक्त आपके पूरी बॉडी में जोड़े हुआ है। क्लियर है? उपास्थि दो हड्डियों को जोड़ने का काम करती है। एक हड्डी दूसरी हड्डी उसके यहाँ जॉइंट पे पाई जाती है। क्या? बड़ी हड्डियों के मुहाने पे उपास्थि होती है। नाक मुलायम होती है, तभी तो ऐसे मोड़ सकते हैं इसको। क्या कर सकते हैं? इसको मोड़ सकते हैं। ए ही होगा सर, बाकी सब संयोजी ऊतक है। नहीं, ए भी ये तंत्रिका कोशिका। अरे भाई, तंत्रिका कोशिका ब्रेन को जोड़ने का काम करते हैं, ब्रेन को जोड़ने का काम करते हैं। तो आंसर जो होगा वो अस्थि होगा। क्या होगा? अस्थि होगा। ये संयोजी ऊतक कब से होने लगा भाई? अस्थि। अस्थि संयोजी ऊतक नहीं है। सर गलत पढ़ लिया भाई, किसने गलत पढ़ लिया? आप चेक कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तंत्रिका कोशिका एक संयोजी ऊतक होता है। क्लियर है? क्या होता है? संयोजी ऊतक। पढ़ना तंत्रिका कोशिका के बारे में। उपास्थि भी एक संयोजी ऊतक होती है भाई। दो हड्डियां, एक हड्डी के मुहाने पे दूसरी हड्डी के मुहाने पे। रिप्स आप पढ़ोगे तो रिप्स में सबसे पहले आपका क्या पाया जाएगा? उपास्थि। उपास्थि के बाद इसके बाद होगा क्या? अस्थि। तब जाके रिप्स पूरी जुड़ी हुई होती है। अनूप व्यास जी रोंग है गया। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आंसर होगा थर्ड वाला, अस्थि। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर है 12। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? पौधे का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो पानी और खनिज, यानी खनिज और पानी को क्या करता है? परिवहन, यानी खनिज और पानी का पूरे पौधे में क्या करता है? परिवहन का काम करता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम आपको बताना है। क्लियर हुआ? तना है, जड़ें हैं, डंठल है। डंठल तो ये कटने के बाद हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं करेगा। डंठल तो क्या करेगा? हाँ सर, अस्थि, उपास्थि और रक्त है। अस्थि संयोजी ऊतक नहीं है भाई। 12 का सी बिल्कुल सही है। जाइलम। जाइलम क्या करता है? ये खाने का परिवहन करता है। क्या करता है? खाने का परिवहन करता है। क्लियर है? एक और होता है फ्लोएम। एक और होता है, क्या नाम है जिसका? जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? पानी का परिवहन करता है। नीचे से पानी ले जाता है और नीचे से पानी ले जाके ऊपर पौधों को देता है। तो ये पानी का परिवहन करता है, नीचे से पानी और खनिज पदार्थ को ले जाएगा। और ये जाइलम जो होता है ये खाना यानी भोजन का परिवहन करता है। किस, सॉरी उल्टा हो गया। जाइलम जो होता है ये पानी का परिवहन करता है, पानी और खनिज। क्लियर है? और जो फ्लोएम होता है ये ऊपर जो खाना बनता है, फ्लोएम यानी आपका क्या? फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बन रहा है, तो ये खाने का परिवहन, खाने का मतलब है भोजन,
भोजन हो रहा है, ये भोजन का परिवहन करेगा। किसका परिवहन करेगा? भोजन का परिवहन कौन करेगा? फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये आपके परमानेंट टिश्यू हैं। क्या हैं? ये आपके ऊतक हैं, परमानेंट टिश्यू। क्या हैं? परमानेंट टिश्यू, ऊतक हैं। क्लियर है? जड़ें तने कोई काम नहीं करती हैं, हालांकि ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं करती, करती हैं। आइएगा, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा कि डीएनए का एक खंड क्या केंद्रक होता है, लाइन काय होता है, जीन होता है, गुणसूत्र होते हैं? जल्दी से बताइएगा। क्लियर है? तो आप लोग बताइएगा, तब तक इसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं। केंद्रक, केंद्रक की खोज किसने की थी? जल्दी से बताएं। 1881 में इस केंद्रक, मतलब अगर कोशिका के केंद्रक की बात करें, क्लियर है? किसके? कोशिका की केंद्रक की अगर बात करें तो 1881 में कोशिका के केंद्रक की खोज हो चुकी थी। 13 का डी होगा। ठीक है, 1881 में किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। और केंद्रक का काम क्या है? कोशिकाओं को कोशिकांग यानी कोशिका के जितने अंग हैं सबको क्या करना? नियंत्रित करना। सबको नियंत्रित करने का काम करता है। नियंत्रित नियंत्रित करने का काम कौन करता है? केंद्रक करता है। अब देखिएगा, सबसे पहले आता है आपका गुणसूत्र। क्या आता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र को किसने खोजा? गुणसूत्र को बाल्डेयर नाम एक वैज्ञानिक ने खोजा था। किसने खोजा था? बाल्डेयर। बाल्डेयर नाम एक वैज्ञानिक ने गुणसूत्रों की क्या की थी? खोज की थी। गुणसूत्रों के अंदर, जैसे मैं आपको बना के ही बता देता हूं। क्लियर है? ये गुणसूत्र है। गुणसूत्रों को जब आप और खींचोगे तो ये बनता है डीएनए। क्या बनता है? डीएनए। और डीएनए को और ज्यादा खींच देते हो तो ये बन जाता है आपका जीन। क्या बन जाता है? जीन बन जाता है। अब अच्छे से समझिएगा, सारी यहां पे रिकॉर्ड, आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। गुणसूत्र को जो खोजा था वो किसने खोजा था? बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। किसने खोजा था? बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। हाँ, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। क्लियर है? बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने जब खोजा तो इसके जो ऊपर का पार्ट होता है, ये इसको बोलते हैं सेटेलाइट। क्या बोलते हैं? सेटेलाइट बोलते हैं। क्लियर है? इसको बोलते हैं टेलोमर। क्या बोलते हैं? टेलोमर। और ये बीच का पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं सेंट्रोमर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमर। और इसमें एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक धागेनु संरचना। इस धागेनुमा संरचना को बोलते हैं एरन। क्या बोलते हैं? एरन। ये तो आपका गुणसूत्र हुआ। क्लियर है? और गुणसूत्र आप जानते हो कितने होते हैं? 23-23 जोड़ी में होते हैं। डीएनए को सबसे पहले किसने देखा? डीएनए को सबसे पहले कार्ल्सबर्ग ने देखा। लेकिन डीएनए का ये डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? जैसे द्विकुंडलीय मॉडल, डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था? कार्ल्सबर्ग ने देखा था। किसने देखा था? कार्ल्सबर्ग। क्लियर है? डीएनए को सबसे पहले देखा, लेकिन डीएनए का जो मॉडल दिया, क्या दिया? मॉडल, वो किसने दिया? डीएनए का जो सबसे पहले मॉडल दिया था वो वॉटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक। क्लियर है? वॉटसन और क्रिक ने सबसे पहले इसका मॉडल दिया था। डीएनए को और खींच दो, इसके बीच में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। जीन। जीन की किसने खोज की थी? तो जीन यानी जोहानसन। इसका नाम क्या है? जोहानसन। जोहानसन नाम के एक वैज्ञानिक था जिसने जीन की क्या की थी? खोज की थी। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस पूरे को अच्छे से। सबसे पहले, हाँ, वाटसन और क्रिक, सबसे पहले गुणसूत्र। गुणसूत्र की खोज बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने की थी। गुणसूत्रों के अंदर आपका डीएनए होता है। डीएनए को सबसे पहले कार्ल्सबर्ग ने देखा, लेकिन मॉडल दिया वाटसन और क्रिक ने। डीएनए के अंदर जीन होता है, वो यही पूछ रहा है। डीएनए का एक खंड, डीएनए का क्या है? एक खंड जो कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। क्या करता है? जानकारी प्रदान करता है। उसे कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। अगर यहां जीन ना होके क्या होता? आरएनए होता, तो हम आरएनए भी लगा सकते थे। आरएनए भी क्या होता? हमारा सही होता। तो इसका आंसर क्या आएगा? जीन आएगा। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जोहानसन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? जोहानसन। क्लियर? किसने की थी? जोहानसन। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन का आवेश कैसा होता है? डीएनए की पैकेजिंग में जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसका आवेश कैसा होता है, आपको ये बताना है। क्लियर है?
डीएनए की पैकेजिंग में जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसका आवाज कैसा होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक होता है, या फिर उदासीन होता है। तो इसका जो आवेश होता है हिस्टोन प्रोटीन का, ये धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक। और ये ऋणात्मक आवेश से जाके क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, तब जाके डीएनए का मॉडल बनता है। बिल्कुल सही है, ए वाला जो भी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये धनात्मक होता है। कैसा होता है दोस्तों? धनात्मक होता है। चलिएगा, आइए 15 पे। आमतौर पर मेडिलियन कारक का क्या कहलाते हैं? जो मेडिलियन कारक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेंट्रोजोम, जीन, डीएनए या क्रोमोजोम? क्लियर है? सेंट्रोजोम, जीन या फिर क्रोमोजोम? चलिएगा आंसर दीजिएगा। 15वें का आंसर क्या होगा? अन्नू वाइस। पंद्रहवें का आंसर दोस्तों देखिएगा, आमतौर पर जो मेडिलियन कारक होते हैं, कौन से कारक होते हैं? मेडिलियन कारक। अभी आपने पढ़ा डीएनए, क्रोमोजोम आप पढ़ चुके, जीन आप पढ़ चुके। जीन की खोज किसने की थी? जीन की जो खोज की थी वो किसने की थी? जोहानसन। किसने की थी? जोहानसन नाम के वैज्ञानिक ने। डीएनए को सबसे पहले कार्ल्सबर्ग ने देखा। किसने देखा? कार्ल्सबर्ग ने देखा। लेकिन इसका जो मॉडल दिया, क्या दिया? मॉडल। इसका जो मॉडल दिया था वो वॉटसन और क्रिक ने दिया। किसने दिया? वॉटसन और क्रिक ने दिया। तो ये मैं बता चुका हूं। क्रोमोजोम की जो खोज की थी वो बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो बचा क्या हुआ है? सेंट्रोजोम। क्लियर है? आमतौर पर जो मेडिलियन कारक होता है वो क्या होता है? सेंट्रोजोम होता है। क्लियर है? क्या होता है? सेंट्रोजोम होता है। 15 का बी नहीं होगा, 15 का ए होगा। क्लियर है? 15 का बिल्कुल। रज्जो एरवायर जी, जोहानसन। जोहानसन, हाँ ये जोहानसन, मुझे लगा और कुछ। चलिएगा 16, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, ये थोड़ा सा ऐसा है, कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? इनमें से ऐसी कौन सी विशेषता है जो मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? सीधा सीधा पूछना चाह रहा है कि मटर के एक पौधे में इनमें से क्या नहीं होता, आपको बताना है। क्या हरी फली नहीं होती उसमें? क्या झुर्रीदार बीज नहीं होता? या गोल बीज नहीं होता? या फिर पीले बीज नहीं होते? ये आपको बताना है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें और आप इसका आंसर दे पाओगे। क्लियर है? इसमें अब देखो हरी फली को मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, तो यहां एक्सप्लेन करने लायक तो कुछ है नहीं, बस आप आंसर दीजिएगा। आंसर क्या होगा? चलिए बताइए, बताइए मेरे प्यारा साथियों। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। 16 का सर डी होगा, पीले बीज। मुझे लग ही रहा था ज्यादातर 16 के डी पे ही जाएंगे। थोड़ा सा देखते हैं, वेट करते हैं इसमें। देखिए 50 क्वेश्चन करना है, अपना टाइम निकला जा रहा है, जल्दी से करना है और अपने को आगे भी क्लास है। चलिएगा इसको मैं बता देता हूं। झुर्रीदार बीज, अरे भाई हरी फली होती है, आप एग्री करते हो। गोल बीज होता है, आप एग्री करते हो। पीले बीज होते हैं, अरे मटर, जब आप मटर को क्या करोगे? सुखा लोगे तो वो कलर कैसा देते हैं? पीला। तो वो बीज कैसे बन गए? पीले। कैसे बीज बन गए? पीले बीज। तो पीले बीज भी होते हैं दोस्तों, क्या नहीं होते? झुर्रीदार बीज नहीं होते, उनमें झुर्रियां थोड़ी ना होती है। बीजों में झुर्रियां होती है? नहीं होती है। तो आंसर क्या होगा? झुर्रीदार बीज। क्या होगा? झुर्रीदार बीज। चलिएगा आइएगा 17 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको यह बताना है पढ़ के। मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 42 यानी 21 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं और 4 यानी 2 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। जेनेटिक शब्द जेडी वॉटसन द्वारा 1906 में दिया गया। क्लियर है? मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन की आनुवंशिकता के रूप में 1886 में इसको देखा। क्लियर है? एक डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स यानी रज्जु कोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का क्या है? बना होता है। इनमें से आपको बताना है कि सही कौन सा है। अच्छे से पढ़ना फिर बताना सही कौन सा है। 2 किसका? 2 17 का है। यस सर, जल्दी करो। क्लियर है? हाँ जी जल्दी कर रहे हैं। तो देखिएगा मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये बात सही है। आपको बताना सत्य कौन सा है। क्लियर है? 17 का डी। रज्जो हरवायर जी बेहतरीन, 1 नंबर। मैं चाह ही रहा था कि किसी ना किसी का आंसर सही आना चाहिए इसका, बिल्कुल डी होगा। देखिएगा 46 गुणसूत्र होते, 42 नहीं भाई, 44। कितने जोड़ी? 22 जोड़ी। उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स, जो कि लैंगिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, एक लेता है, यानी ये तो गलत है। दूसरा, जेनेटिक शब्द
किसने दिया? वॉटसन ने दिया, बिल्कुल सही है, लेकिन 1906 में नहीं दिया इन्होंने, 1906 में नहीं दिया, क्लियर है। 1956 के समथिंग इन्होंने दिया था। कब दिया था? 1956 के समथिंग। मेंडल पहले वैज्ञानिक ने जिन्होंने अनुवांशिकता के रूप में 1886 में इसको देखा। अनुवांशिकता के रूप में नहीं देखा, मेंडल ने अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था, 1856 में दिया था। कब दिया था? 1856 में दिया था, क्लियर है। ये सही है डी वाला। डीएनए एक अणु जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स यानी रजोगुण के घुमावदार सीढ़ी से बना होता है। तो देखिएगा डीएनए कैसा होता है? दो घुमावदार सीढ़ी से बना, जैसे एक घुमावदार, ये दूसरी घुमावदार। तो ये डीएनए जो है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, क्लियर है। इसके अंदर जो होते हैं इनको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। एक न्यूक्लियोटाइड्स तो न्यूक्लियोटाइड्स, ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स तो पोली हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। चलिएगा, बहुत बढ़िया। 18वां, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य हेतु जाना जाता है? इनमें से कौन सा वैज्ञानिक है जिसको जाना जाता है? चलिए बताइएगा। माइकल फेराडे, ग्रेगर जॉन मेंडल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल या जे थॉमसन? आपको बताना है। तो देखिएगा, माइकल फेराडे जो है इन्होंने क्या दिया था? विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था, क्लियर है। जेम्स क्लर्क वॉटसन, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने विद्युत चुंबक सिद्धांत दिया। क्या दिया? विद्युत चुंबक सिद्धांत दिया। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसकी की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसकी की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, क्लियर है। इन्हीं की मैक्सवेल की वजह से रेडियो वगैरह, माइक्रोफोन वगैरह ये बनने लगे थे। विद्युत चुंबक का सिद्धांत इन्होंने जब दिया था, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, रेडियो, टेलीविजन, क्या बना? रेडियो बना, टेलीविजन बना, टेलीविजन ये भी बना। ये किसकी वजह से बना? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की वजह से। अरे भाई, अनुवांशिकता की जहां बात आती है और मेंडल का नाम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? अनुवांशिकता की जहां बात चले और उसमें मेंडल बाबा का नाम ना आए, तो ऐसा तो कतई नहीं हो सकता। ये तो गलत बात है। क्या है? गलत बात है। तो गलत बात नहीं करते, क्लियर है। तो गलत बात नहीं करते, तो सही बात क्या करें? आंसर लगा दो, ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकता के क्षेत्र में इनको अच्छी तरीके से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। माइकल फेराडे, इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, क्लियर है। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, इन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था। देखो, प्रेरण इन्होंने दिया था, ध्यान रखना। इन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था जिसमें इन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया, रेडियो का आविष्कार किया, क्लियर है। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसकी की थी? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कैसा? ऋणात्मक। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर है 19। उत्परिवर्तन का सिद्धांत खालिस्तान के द्वारा प्रस्तावित किया गया। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? चार्ल्स लियंस, विलियम स्मिथ, हुगो ड्रिबरिज या हैरिसन स्मिथ? क्लियर है। चलिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, इसका आंसर जो सही दे देगा मजा आ जाएगा। और जहां तक लगता है किसी ना किसी का तो सही आने वाला ही है। चलिएगा, बताइएगा। रज्जो हरिवार जी 19 का अरे वाह 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 वाह, हुगो जी, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, क्लियर है। भाई हैरिसन स्मिथ जो तो हैं ये तो अंतरिक्ष यात्री है। क्या है? अंतरिक्ष यात्री हैं ये। क्या है? अंतरिक्ष यात्री हैं, क्लियर है। तो उद परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हुगो डी ब्रिज ने दिया था, बिल्कुल सही है। क्या बात है यार, आज तो मजा आ गया, मतलब आज तो आपने दिन बना दिया, ये मान के चलो। क्वेश्चन नंबर 20। विकास का सिद्धांत हमें बताता है कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूप में विकसित हुआ। किसने बताया? लेमार्क ने बताया, डार्विन ने बताया, बोलेस ने बताया, मेंडल ने बताया। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताएं, विकास का सिद्धांत किसने दिया?
कोचिंग क्लासेस अशोकनगर, समधान। एक बी डार्विन, बिल्कुल सही है। किसने दिया? डार्विन ने। क्लियर है? किसने दिया? डार्विन ने दिया, मेंडल ने नहीं दिया। मेंडल मत लगाइएगा। क्लियर है? जो लेमार्क है इसने वंशागति का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? वंशागति। किसका सिद्धांत दिया? वंशागति का सिद्धांत। क्लियर है? और बाद में जाके इसी सिद्धांत को क्या बोला गया? विकास का सिद्धांत। क्या बोला गया? विकास का सिद्धांत। क्लियर है? लेकिन विकास का सिद्धांत जो दिया था डार्विन ने दिया था। डार्विन ने एक और सिद्धांत दिया था जिसको बोलते हैं एवोल्यूशन, इसी को बोलते हैं। क्लियर है? क्या दिया था? एवोल्यूशन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। मेंडल को किसका लिए? अनुवांशिकता के लिए। किसके लिए? अनुवांशिकता। अनुवांशिकता के लिए मेंडल को जाना जाता है, यानी अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था वो मेंडल ने। आपका राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। किसका नाम? चार्ल्स डार्विन। 20 का बी बिल्कुल सही है। जल्दी से बताएं, पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? आयुक्ति संगत होते हैं, पोषक होते हैं, समवृत्ति होते हैं या समजात होते हैं? पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? जल्दी से बताइएगा दोस्तों कि पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं। अपने को बहुत क्वेश्चन करना है, टाइम कम है, तो जल्दी बताएं। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? समजात होते हैं। कैसे होते हैं? समजात होते हैं। ये लगा लीजिएगा, जिसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, मैं उस क्वेश्चन को आंसर लगा के निकाल दूंगा। चलिएगा, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 22। किसे फादर ऑफ टेक्सोनोमी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में जाना जाता है? मेंडल, व्हीटकर, कार्ल डार्विन्स, HR व्हीटकर या कार्ल लिनियस? क्लियर है? टेक्सोनोमी। क्लियर है? टेक्सोनोमी का मतलब होता है वर्गीकी। क्या होता है? वर्गीकी होता है। क्या होता है दोस्तों? वर्गीकी होता है। जल्दी से बताइएगा, किसे फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में जाना जाता है? अरे वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? बता दो। जल्दी से बताएं, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, कार्ल्स लीनियस। वेरी गुड, क्या बात है, आज तो मतलब आप लोग गदर मचा रहे हो। कार्ल्स लीनियस। क्लियर है? टेक्सोनोमी क्या होता है? वर्गीकरण। क्या होता है? वर्गीकरण, यानी जिसमें आप वर्गीकी के बारे में पढ़ते हो। किसके बारे में पढ़ते हो? वर्गीकी के बारे में पढ़ते हो, उसको कहते हैं वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। यानी वर्गीकरण का जो वर्गीकरण के बारे में जिसमें पढ़ते हो उसको बोलते हैं टेक्सोनोमी। और उसका जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था? कार्ल लीनियस ने दिया था। कार्ल डार्विन का आप बारे में जानते हो। चलिएगा, देखिएगा दोस्तों, टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है। 51 रुपए में 11 टेस्ट हैं। कहां से लेना है? वर्तिका क्लासेस ऐप से लेना है, वहां से आप ले सकते हैं। 51 रुपए में 11 टेस्ट, वही टेस्ट यहां सोल्व कराए जा रहे हैं। चलिएगा, अगला देखिएगा 23 नंबर का। सभी सजीव जीवों के व्हीटकर, सभी सजीव जीवों को व्हीटकर के द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूह में वर्गीकृत किया गया। सभी सजीव जीवों को कितने वर्गों में? 3, 7, 1 या 5? 3, 7, 1 या 5? तो इन्होंने कितने में किया था? 5 में किया था। कितने में किया था? 5 में किया था। तो 5 कौन कौन से हैं? पहला देखिएगा, पहला है मोनेरा। क्या नाम है? मोनेरा। दूसरा क्या है? प्रोटिस्टा। दूसरा क्या है? प्रोटिस्टा। तीसरा क्या है? फफूंद। क्या है? फफूंद। कवक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कवक। ठीक है। दूसरा है वनस्पति, वनस्पति। तीसरा है जंतु। क्या है? जंतु। क्लियर है? तो इन 5 विज्ञान में इसको क्या किया था? डिवाइड किया था, वनस्पति। और लास्ट है जंतु जगत। जंतु जगत। जंतु बोलो या जंतु जगत बोलो। कितने में किया था? 5 में किया था। और इन 5 के नाम ये रहे। क्लियर हुआ? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फफूंद। क्लियर है? वनस्पति, जंतु। क्लियर है? अगर आपको ज्यादा दिक्कत आती है फिर फंजाई बोलना पड़ेगा, प्लांट बोलना पड़ेगा, फोनेरिया बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? एनिमेलिया। जंतु जगत को एनिमेलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमेलिया। अब आप बोलोगे कि सर ये नहीं मिला, इसको बोलते हैं प्लांट। प्लांट, प्लांट, प्लांट मतलब पादप। क्लियर है? तो कितने में किया था? 5 में। किसने किया था? व्हीटकर ने किया था। किसने किया था? व्हीटकर ने। चलिएगा,
आइए 24 पे, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के हाँ जी, कैक्टस के पौधे के बीच में क्या बनाता है? अपना घोंसला बनाता है। उसका नाम है कबूतर। क्या नाम है? कबूतर। क्लियर है? क्या नाम है दोस्तों? कबूतर है। लेकिन ऑप्शन में कबूतर नहीं है, तो एक नाम जो है इन चारों में से वो कबूतर का दूसरा नाम है। इन चारों में से एक नाम जो है वो कबूतर का दूसरा नाम है, वही आपको बताना है। कौन बनाता है? कबूतर। अब बताइए कबूतर का आंसर कहां लगा दूं? यहां लगा दूं, यहां लगा दूं, यहां लगा दूं, यहां लगा दूं, कहां लगा दूं? क्लियर है? आज तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल तैयारी में आए कि आज तो एक भी आंसर गलत नहीं होगा। क्या बात है यार। शर्मिला महल, अविनाश चतुर्वेदी जी, अरे मजा आ गया, मतलब दिल खुश हो गया आज मेरा, गदगद हो रहा है। ये देखो अन्नू बाईस जी बिल्कुल सही है। फाख्ता, क्या नाम है उसका? फाख्ता। कबूतर को ही अपन क्या बोलते हैं? फाख्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाख्ता बोलते हैं। बिल्कुल सही है, मजा आ रहा है आज। क्लियर है? 25, निम्नलिखित में से कौन कीट मधुमक्खी की भांति, किसकी भांति? मधुमक्खी की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहती, यानी झुंड में नहीं रहती। शेर है शेर, अकेली रहती है या अकेला रहता है? बताइएगा। ततैया यानी बर्रा, चींटी, दीमक या मकड़ी? इनमें से कौन है? इनमें से कौन है? 24 का ए। हाँ बिल्कुल सही है रज्जो अहिरवार जी, 24 का है। क्या बात है, आज तो दिन बना दिया यार, मजा आ गया। क्लियर है? जल्दी से बताइएगा 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन कीट मधुमक्खी की भांति बस्ती में नहीं रहती? अरे ये भी झुंड में रहती है। क्लियर है? ततैया, बहुत सारे ततैया एक साथ उड़ते हैं। क्लियर है? चींटी झुंड में चलती है। क्लियर है? दीमक आपने देखा होगा, बहुत सारी एक साथ लगती है दीमक। तो मकड़ी, आंसर क्या होगा? मकड़ी। आंसर क्या होगा? मकड़ी। यानी मकड़ी जो है वो अकेली रहती है। डॉन आदमी, आ जाइए कौन आ रहा है? डॉन। मकड़ी शेर होती है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर है 26, इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? यानी जिसमें क्या भरी होती है? वायु। वायु का मतलब क्या भरी होती है? हवा। क्या भरी होती है? सर मकड़ी। सर मकड़ी नहीं है भाई, मैं मकड़ी नहीं हूं यार, मुझे क्यों मकड़ी बना रहे हो? मैं मकड़ी नहीं हूं, मैं इंसान हूं। क्लियर है? मुझे मकड़ी मत बनाओ। तो आपको बताना है कि वायु से भरी शारीरिक गुहा कौन सी है? साइनस, ये साइनस है, ये ऐसा है। क्लियर है? साइनस, हड्डी, उपास्थि या टेंडन? क्लियर है? सर मकड़ी कीट है क्या? नहीं है, मकड़ी कीट नहीं है, मकड़ी कीट नहीं है। बताइएगा इनमें से कौन सी है जो वायु से भरी है? अरे भाई अविनाश चतुर्वेदी जी, बी बताने से पहले एक बार सोच लें। क्लियर है? हड्डी। हड्डी में कहां वायु भरोगे महादेव जी? आप बता रहे हो टेंडन। टेंडन तो वही जॉइंट होता है। क्या होता है? जॉइंट होता है। क्लियर है? नाम होता है एक। क्लियर है? जब आप हड्डी को उपास्थि से जोड़ते हो, यानी एक अस्थि को उपास्थि से जोड़ते हो, उसका नाम होता है टेंडन। बिल्कुल सही है रज्जो अरबार जी के, आज तो पूरे ही आंसर सही निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? साइनस। क्लियर है? क्या होती है? साइनस। देखिएगा तंत्रिका कोशिका में आपका एक्सोन होता है, एक्सोन के बाहर बहुत सारी जड़ें निकली हुई रहती हैं, उन जड़ों को बोलते हैं साइनस, और इनमें हवा भरी रहती है। क्या भरी रहती है? हवा भरी रहती है। ब्रेन का पार्ट होता है साइनस। एक्सोन, एक एक्सोन से दूसरे एक्सोन तक सिग्नल भेजने का काम सोडियम करता है। कौन करता है? सोडियम करता है। तो ये वहीं से आता है साइनस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जिनका भी साइनस आ रहा है इनका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा जीव मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है? इनमें से कौन सा है जो बडिंग के द्वारा प्रजनन कर सकता है? देखिएगा खमीर करता है, प्लाज्मोडियम करता है, हाइड्रा करता है या प्लेनेरिया करता है? तो आप लोग आंसर दीजिए, मैं इनका एक्सप्लेनेशन देख लेता हूं। ये करता है। खमीर क्या होता है? ये खाने को फुलाने में, खाने को फुलाने में काम में आता है। क्या करता है? काम करता है खाने को फुलाने का, यानी खाद्य पदार्थों को फुलाने के लिए अपन उसमें क्या डालते हैं? खमीर डालते हैं, खमीर। प्लाज्मोडियम क्या है? एक मच्छर है। प्लाज्मोडियम क्या है दोस्तों? एक मच्छर है जो कि क्या करता है? मलेरिया कर देता है। क्या कर देता है? मलेरिया। और ये एक प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। क्लियर है? प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो कि एक मच्छर है, मलेरिया का कारक है ये। क्लियर है? प्लेनेरिया क्या होता है? प्लेनेरिया एक ऐसा पौधा होता है, एक ऐसा पौधा, अगर इसके टुकड़े क्या कर दो?
टुकड़े करके इसको लगा दो, टुकड़े कर दो इसके, और इनके टुकड़ों को क्या कर दो, लगा दो। तो इसके टुकड़े जब अपन लगा देते हैं तो इसके टुकड़ों से ही क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, प्लेनेरिया, पौधे होते हैं। प्लेनेरिया क्या होते हैं, पौधे। इसके टुकड़े से ही दूसरे नए पौधे बन जाते हैं। जैसे कि आपने गुलाब का फूल, गुलाब का एक डाल को तोड़ के ले आइए और उसको लगा दीजिए, पूरा पेड़ बन जाएगा, वो प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया संघ का एक जीव है। इसमें आएगा हाइड्रा। तो हाइड्रा जो होते हैं वो क्या करते हैं, बडिंग प्रोसेस, क्या कर सकते हैं, हाइड्रा जो होते हैं वो बडिंग प्रोसेस के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, बडिंग प्रोसेस के थ्रू होती है हाइड्रा। क्लियर है। तो आंसर क्या होगा, हाइड्रा। खमीर खाने को फुलाने में, खाद्य पदार्थों को फुलाने के लिए। बिल्कुल सही है आप लोगों का, बहुत मजा आ रहा है, 1 नंबर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 28। वे 5 समूह कौन से हैं जिनमें पादप यानी पादपों का 5 समूह साइंटिफिक लैंग्वेज में विभाजित किया गया है। ये आपको ऑप्शन दिए, आप बता दीजिए वो 5 समूह कौन से हैं, जल्दी से बताइएगा। जल्दी बताएं वो कौन सा है। 28 का आंसर क्या होगा, अविनाश जी, शर्मिला जी, रज्जो अहिरवार जी, जल्दी से बताएं 28 का सी क्या होगा। महादेव जी बता रहे हैं 4 आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसमें थोड़ा टाइम लेते हैं, पढ़ने में टाइम लग रहा होगा, मैं साइड में हो जाता हूँ, ऐसे हो जाता हूँ। अब दिख रहा है, अरे भाई अब आपका आंसर ही आ गया, क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। थेलोफाइट होता है, ब्रोयोफाइट होता है, टेरिडोफाइट होता है, जिम्नोस्पर्म होता है और एंजियोस्पर्म होता है। क्लियर है। पादपों का जो होता है वो क्या होता है, थेलोफाइट होता है, ब्रायोफाइट होता है, टेरिडोफाइट होता है, जिम्नोस्पर्म होता है और क्या होता है, एंजियोस्पर्म होता है। बिल्कुल सही है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, बस क्या बात है, मतलब आंसर पहले ही पूछ लिया। मतलब कुछ लोगों ने आंसर पहले ही पूछ लिया कि सर हमको बता दो कीट है क्या नहीं है। क्लियर है। किसने पूछा था, किसने पूछा था, जल्दी से बताएं, ये मुझसे किसने पूछा था आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, खटमल, मकड़ी, घरेलू और या घरेलू घरेलू मक्खी है ये। आंसर पहले ही पूछ लिया था भाई इसका, तो अब तो आंसर दे दीजिए। आंसर तो पहले ही पूछ लिया। दोस्तों अगर लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। जल्दी से सभी लोग लाइक करें। हाँ शर्मिला महल जी, आपने पहले ही पूछ लिया था, इसका आंसर क्या होगा, मकड़ी होगा। क्या होगा, मकड़ी। मकड़ी कीट नहीं होता, ये सारे कीट होते हैं। खटमल हुआ, घरेलू मक्खी हुआ, मच्छर हुआ, ये सब कीट होते हैं। दोस्तों जल्दी से लाइक करो। 30। लाइकेन। क्लियर है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। लाइकेन किस किस से बने होते हैं, जल्दी से बताइएगा। क्लियर है। ये कवक, कवक है ये, और कहीं तो नहीं लिखा। चलिएगा। लाइकेन जो होता है ये एक मिश्रित जीव होता है। कैसा होता है, मिश्रित, यानी 2 चीजों से ये मिलके बनता है। 29 का बी होगा। कर दिया सर जी लाइक एंड शेयर। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका रज्जो अहिरवार जी, थैंक यू सो मच। क्लियर है। ये तो मेरी सुनते नहीं है, आप ही बोल दो इन लोगों से। क्लियर है। तो देखिएगा लाइकेन एक जीव होता है जो कवक और शैवाल से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, जो कवक और शैवाल से मिलके बना होता है। क्लियर है। इन दोनों से मिलके बना होता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कवक और शैवाल। लाइकेन मिश्रित यानी 2 चीजों से मिलके बना हुआ जीव है। बिल्कुल सही है, कवक और शैवाल। आप लोग तो झड़ी लगा देते हो यार। चलिएगा 31। किलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं, कौन से मानव यानी मानव के कौन से अंग में पाए जाते हैं। किलीफॉर्म के एक जीवाणु है। क्लियर है। किलीफॉर्म क्या है, एक जीवाणु है जो मानव के कौन से अंग में पाए जाते हैं। क्लियर है। किलीफॉर्म क्या है, एक जीवाणु है जो कि मानव के कौन से अंग में पाए जाते हैं, आंत, यकृत, वृक्क या फिर हृदय। क्लियर है। आंत, यकृत, वृक्क या हृदय। तो आपको पता होना चाहिए कि यकृत क्या है। यकृत एक मिश्रित ग्लैंड है। क्या है, सॉरी, यकृत क्या है, यकृत एक ग्लैंड है। क्या है, ग्लैंड है। ग्लैंड है यानी ग्रंथि है। वही स्त्रावी ग्रंथि, कौन सी स्त्रावी, मिश्रित ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्लैंड होती है। क्लियर है। वृक्क यानी गुर्दा, ये आपका उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग क्या है, उत्सर्जी अंग। क्लियर है।
हृदय जो होता है ये स्पंदन करता है, स्पंदन यानी पंपिंग करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। इनके बारे में पढ़ेंगे तो इसमें क्या आंसर होगा, आंत। क्लीफॉर्म क्या होता है, ये आंत के अंदर पानी के अपशोषण को काम करता है, ये आंत के अंदर क्या करता है, पानी के अपशोषण में मदद करता है। चलिएगा 32 नंबर का क्वेश्चन, नील हरित शैवाल जो एकल कोशिका यानी प्रोटीन SCP के तहत उपयोग किया जाता है। नील हरित शैवाल जो एक कोशिका प्रोटीन के तहत क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। स्पाइरुलाइना है, मिथाइलोफिलस या मिथाइलोट्रोप्स है, या अग्रेसिकर बायोफाइस है, या ये सभी है। क्लियर है, क्लियर है। स्पाइरुलाइना का मतलब होता है जो पानी में पाया जाता है, किसमें, पानी में पाया जाने वाला पौधा। कौन सा होता है ये, पानी में पाया जाने वाला पौधा होता है ये। किसमें पाया जाने वाला, पानी में पाया जाने वाला पौधा होता है। इसी में क्या होता है, नील हरित शैवाल। क्लियर है, नील हरित शैवाल होता है। बिल्कुल सही है रज्जो अहिरवार जी, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। क्लियर हुआ, 32 का आंसर ए। अब बताइएगा 33 का आंसर। चलिएगा 100 रुपए का क्वेश्चन है, बताइए। जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, यानी जब हृदय तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो अपनी छाती में एक तीव्र दर्द महसूस होता है। क्या होता है, छाती में एक तीव्र दर्द महसूस होता है। तो ये तीव्र दर्द जो होता है, इसके जो लक्षण दिखते हैं, इसको क्या कहा जाता है, एथीरोस्क्लेरोसिस है, हृदय घात है, उच्च रक्तचाप है, या एंजिना पेक्टोरिस है। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से दोस्तों इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, 32 का ए होगा। 32 नहीं, 33 का क्या होगा, 33 का आंसर बताइए। जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उनमें क्या होता है, तीव्र छाती में दर्द होने लगता है। छाती में क्या होने लगता है, 33 का ए होगा। 33 का क्या होगा दोस्तों, ए होगा। मैंने नहीं बताया, ये आंसर आ रहा है। देखिएगा, आप जो बता रहे हो ना एथ्रोक्सिन्स, इसका मतलब होता है कि वसा या फिर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का जमना। क्लियर है, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। तो ये हार्ट अटैक नहीं है। क्लियर है, या तो पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। क्या नहीं मिल पा रहा, पर्याप्त ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है, जिसका भी डी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। एंजिना पेक्टोरिस, इस लक्षण को बोलते हैं एंजिना पेक्टोरिस, हृदय घात। हृदय में जब दर्द होने लगता है तो उसको हृदय घात बोलते हैं। उच्च रक्तचाप, बीपी का बढ़ जाना, बीपी का क्या कर जाना, बढ़ जाना। क्लियर है, यानी उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। 33 का बी नहीं होगा भाई, हृदय घात नहीं होता। इसका होता है एंजिना पेक्टोरिस। क्या होता है, एंजिना पेक्टोरिस। चलिएगा 34, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। अरे बहुत सिंपल है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी, बताइएगा। फ्रेडरिक स्टेमर्स, कार्ल स्पीलेल्स, विलियम मर्डोक, या फिर कार्ल लैंडस्टीनर। देखिएगा, फ्रेडरिक स्टेमर्स, इन्होंने कैडमियम की खोज की थी। किसकी की थी, कैडमियम। कैडमियम है कि नहीं है कैडमियम। तो कैडमियम की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक स्ट्रोमेयर ने की थी। क्लियर है, विलियम मर्डोक ने क्या किया था, स्टीम इंजन, स्टीम इंजन इसको बनाने में मदद की थी, बनाया नहीं था, बनाने में मदद की थी इन्होंने। क्लियर है, क्या की थी, बनाने में मदद की थी। स्टीम इंजन किसने बनाया था, बोट ने बनाया था। किसने बनाया था, बोट ने बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों, स्टीम इंजन, बोट, जेम्स बोट। जेम्स बोट ने बनाया था, और उन्होंने जेम्स बोट की क्या की थी, मदद की थी। इसका आंसर होगा लॉर्ड कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ए, ओ और बी।
और इनको मिला तो फिर ए भी हो जाएगा, फिर हो जाएगा ओ पॉजिटिव नेकोपोडी। अब तो एक और खोज दिया गया है, एच मैच करके कोई खोजा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, कार्ल लैंडस्टीनर। चलिएगा आइएगा 34 नंबर का क्वेश्चन। एंजाइम ग्लूकोज को एथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित करता है। कौन सा एंजाइम है, इसमें से कौन सा एंजाइम है जो कि ग्लूकोज को एथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ने का काम करता है। क्लियर है, आपको बताना है 35 का। क्या इन्वर्टेज है, डाइमेज है, डाइस्टेज है या माल्टेज है? क्लियर है, आपको बताना है। बताइएगा। अविनाश चतुर्वेदी जी डी, हाँ जी बिल्कुल सही है। अगला 35 बताए, देखिएगा। इन्वर्टेज जो होता है ये सुक्रोज को पचाता है। किसको पचाता है? सुक्रोज का पाचन करता है। किसका पाचन? सुक्रोज का पाचन करने का काम करता है। क्लियर है। माल्टोज जो होता है ये माल्टोज को पचाता है। किसको पचाता है? माल्टोज को। डाइस्टेज जो होता है, कौन होता है? डाइस्टेज। ये माल्टोज को किसमें तोड़ता है? ये माल्टोज को स्टार्च में तोड़ने का काम करता है। किसमें? स्टार्च में। हालांकि सीधा सीधा बोले तो डाइस्टेज स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? स्टार्च का। बचा क्या? जाइमेज। क्लियर है, बिल्कुल। 35 का डी नहीं होगा, माल्टोज नहीं होगा। माल्टोज माल्टोज को पचाता है। माल्टोज किसको पचाता है? माल्टोज माल्टोज, सुक्रोज सुक्रोज, लैक्टोज लैक्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज को पचाता है। तो ये अपने आप में सब अपने आप को पचाते हैं। क्लियर है, आंसर जो होगा वो क्या होगा? जाइमेज होगा। क्या होगा? जाइमेज। ऐसा एंजाइम जो ग्लूकोज को किसमें तोड़ता है? एथाइल एल्कोहल में, उसका नाम क्या है? जाइमेज। चलिएगा आइएगा 36। क्लियर है, 36 आइएगा। गुर्दे यानी ब्रक, क्या नाम है? गुर्दे यानी ब्रक का कार्य क्या है? ब्रक का कार्य क्या है? चयनात्मक पुनः अवशोषण करना, अति सूक्ष्म निस्पंदन करना, निष्क्रिय अवशोषण करना या निष्क्रिय अवशोषण करना, चयनात्मक पुनः अवशोषण करना, अति सूक्ष्म निस्पंदन करना या पहला और तीसरा करना? पहला और तीसरा बताइए। पहला और तीसरा। तो देखिएगा, गुर्दे का काम क्या होता है? अवशोषण करता है क्या ये? या पहला और दूसरा होगा? ये अवशोषण करता है क्या? नहीं करता। क्लियर, गुर्दे अवशोषण नहीं करते, ये निष्क्रिय यानी निकालते हैं बाहर। क्लियर है, तो ये चयनात्मक पुनः अवशोषण। भाई इसमें क्या होता है, जब आपका गुर्दा काम करता है तो गुर्दा जब आप बनाते हो तो इसमें ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस क्या करता है कि इसमें ब्लड को जब छानता है तो उसके अंदर से आरबीसी डब्ल्यूबीसी सबको छान देता है। क्या कर लेता है? सबको क्या रख लेता है? अपने पास रख लेता है, पूरा उधर नहीं जाने देता। तो अब ब्लड बिना डब्ल्यूबीसी, बिना आरबीसी के और बिना प्लेटलेट के क्या करेगा? कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो फिर दोबारा से क्या होता है? दोबारा से उसका अवशोषण किया जाता है, यानी दोबारा से उसको क्या किया जाता है? ब्लड में मिलाया जाता है। दोबारा से उसको क्या किया जाता है? ब्लड में मिलाया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर होगा चयनात्मक पुनः अवशोषण। क्लियर है, चलिएगा 37 नंबर का। आवेगों, क्लियर, को तंत्रिका कोशिका के कोशिका पिंड की ओर लाते हैं। कौन लाते हैं? पार्श्व तंतु लाते हैं, पेशी लाते हैं, तंत्रिका लाती है या तंत्रिकाक्ष? तंत्रिकाक्ष को बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन। और दोस्तों एक एक्सोन से, यानी एक एक्सोन से दूसरे एक्सोन तक यहां जब सूचना ट्रांसफर होती है, क्या होती है? सूचना भेजने का जो काम होता है वो कौन करता है? Na मतलब सोडियम। कौन करता है? सोडियम धातु। जिनके अंदर सोडियम की कमी होती है वो अच्छी तरीके से सोच नहीं पाते। अरे यार क्या नाम था तुम्हारा, कल ही तो मिले थे, भूल जाते हैं अपन। मेरे अंदर सोडियम की थोड़ी सी कमी है, मैं भूल जाता हूं किसी का भी नाम। क्लियर है, तो एक एक्सोन से लेके दूसरे एक्सोन तक सूचना भेजने का काम कौन करता है? सोडियम करता है। कौन करता है? सोडियम करता है। तो आवेगों को तंत्रिका कोशिका, भाई मेरा हाथ इधर चल रहा है, मेरा इधर, मैं इधर बोल रहा हूं, अब मैं ऐसा हो गया, ये सब करने का अपने को निर्देश कौन देता है? ये अपने आवेग होते हैं, ये तंत्रिका देता है। कौन देता है? तंत्रिका देता है। कौन देता है? तंत्रिका देता है। बिल्कुल 37 का राजवार भाई जी, 37 का सी होगा। क्या होगा? 37 का सी होगा। ये तंत्रिका देता है हमको, तंत्रिका ही बताता है कि हमको काम क्या करना है। क्लियर है, सोचने का काम हम तंत्रिका से करते हैं। मैंने बोला हाँ पेन उठा, ये उठा लिया, हाथ उठा, उठा लिया, अच्छा ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ये कौन है? तंत्रिका। मुझे तंत्रिका निर्देश दे रही है, मेरा आवेग आ रहा है इसमें से। क्या आ रहा है? आवेग।
क्लियर है। आवेग कैसा होता है? धनात्मक। आवेग कैसा होता है? धनात्मक। अभी पढ़ा था। चलिएगा 38 नंबर का क्वेश्चन। बच्चों में मांसपेशियों को गंभीर रूप से अपचय होते देखा जाता है। इसमें क्या होता है? रक्त अल्पता होती है, अस्थि सुस्थिरता होती है, बेरी बेरी होता है, या फिर सूखा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से, कौन से? विटामिन बी की कमी से होता है कौन सा रोग? बेरी बेरी रोग। क्लियर है। विटामिन बी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन बी की कमी से। और ये ज्यादा चावल खाने से भी हो जाता है बेरी बेरी रोग। चावल लोग जो ज्यादा खाते हैं, सफेद चावल ज्यादा खाने से भी क्या हो जाता है? एक होता है गोल्डन राइस, गोल्डन राइस खाने से और ज्यादा बेरी बेरी रोग होता है। क्या होता है? सॉरी, गोल्डन राइस, चावल। तो बेरी बेरी रोग कब होता है? जब विटामिन बी की आपके अंदर क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। रक्त अल्पता। क्लियर है। इसको बोलते हैं खून की कमी। क्या बोलते हैं? खून की कमी। ये कितनी वजह, कितनी तरीके से? यानी ब्लड का कम हो जाना, या फिर आप बोलो कि आरबीसी का कम हो जाना, या आप बोलो कि हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, या मैं आपसे बोलूं कि आयरन का कम हो जाना। क्लियर है। तब ब्लड की कमी होती है। इतनी चीजों से हो जाती है। अगर आयरन कम हुआ तो भी ब्लड कम होगा, हीमोग्लोबिन कम हुआ तो मतलब आयरन कम हुआ होगा, तब भी होगा। तो आरबीसी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरबीसी कम होने पे भी क्या हो जाएगा? ब्लड की कमी, ब्लड की कमी। क्लियर है। अस्थि सुस्थिरता यानी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी, हड्डियां क्या हो जाती हैं? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो यहां बोल रहा है मांसपेशियों को गंभीर रूप से अपचय होता है, तो उसको बोलते हैं सूखा रोग। क्या बोलते हैं? सूखा रोग। इसको बोलते हैं सूखा रोग। बच्चा सूख जाता है, बिल्कुल सही है। डी 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 डी, बिल्कुल सही है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सूखा रोग। क्या बोलते हैं? सूखा रोग बोला जाता है इसको। और ये डिस्क्रिप्शन आपको बताई दिया है। चलिएगा अगले देखिएगा 39। स्पंजी हड्डियों को क्या कहा जाता है? स्पंजी हड्डियों को दोस्तों क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। स्पंजी हड्डियों को क्या कहा जाता है? क्लियर है। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि स्पंजी हड्डियों को क्या कहा जाता है। सर जी क्लास कितने बजे तक चलेगी? 5:30 तक चलेगी। 10 मिनट और चलेगी क्लास। 10 मिनट में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। 50 क्वेश्चन कराना है मुझे बस। चलिए, स्पंजी हड्डियां जो होती कहां होती हैं? खोपड़ी में। क्लियर है। और अपने को पता है खोपड़ी की संधि को क्या बोलते हैं? सुशिर। क्लियर है। खोपड़ी की संधि यानी यहां क्या होता है? सुशिर बोलते हैं, यहां पे सुशिर लिखा है। क्लियर है। तो स्पंजी हड्डियों को क्या बोला जाता है? सुशिर बोला जाता है। चलिएगा अगला देखिएगा 40। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? नहीं है, ये पूछा है। अंतःस्रावी नहीं है यानी कौन सी है? वो पता नहीं कौन सी है। क्लियर है। तो आपको पता होना चाहिए कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी कौन सी? अंतःस्रावी और एक होती है आपकी बहिस्रावी, बहिस्रावी। क्लियर है। एक अंतःस्रावी और एक आपकी बहिस्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां उनको बोलते हैं जो हार्मोन निकालती है। क्या निकालती है? जो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। बहिस्रावी उनको बोलते हैं जो एंजाइम निकालती है। क्या निकालती है? एंजाइम निकालने का काम करती है, यानी एंजाइम को प्रोड्यूस करने का काम करती है। पीयूष ग्रंथि आपकी ब्रेन में पाई जाती है। कहां पाई जाती है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि ब्रेन में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। क्लियर है। थायराइड ग्रंथि आपकी गले में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? ये गले में पाई जाती है। थायराइड हो जाता है, गला ऐसा हो जाता है, फिर जैसे हाँ लार ग्रंथि, बिल्कुल सही है। लार ग्रंथि मुंह में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? मुंह में। क्लियर है। अधिवृक्क ग्रंथि ये भी ब्रेन में पाई जाती है। नहीं, ये हृदय में पाई जाती है, हृदय के पास में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? लार। ये सब क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। क्लियर है। पीयूष हुई, थायराइड हुई, पैराथायराइड हुई। क्लियर है। अधिवृक्क ग्रंथि हुई, पैराधिवृक्क हुई। बिल्कुल 40 का बी होगा। 41 का घेंगा रोग जो होता है, घेंगा, घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है। क्लियर है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है। कौन सा होता है? रतौंधी, रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। क्लियर। फ्लोरीन के कारण क्या होता है? दांतों का क्षय, दांतों का क्षरण। क्लियर है। दांतों का क्या होता है? क्षरण होता है। आप ठंडा ठंडा पानी एकदम पी लीजिए तो आपके दांत एकदम क्या हो गया, क्या हो गया? तो दांतों का क्या होता है? क्षरण, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन गैस होती है। फ्लोरीन ये गैस है। फ्लोरीन क्या है? गैस है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग? बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग?
बेरी वेरी रोग। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? आयोडीन होगा। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। घेंगा रोग किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। क्लियर है? किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। क्लियर हुआ? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? देखेंगे अभी। एक छोटी नली जिसके आगे उजाले के स्रोत हो, जब उसे गर्भाशय में डालने से गर्भ के अंग और मुंह की खराबी पकड़ने के तरीकों को क्या कहते हैं? यानी एक छोटी सी नली, उस पर क्या लगा लिया? एक बल्ब लगा लिया, उसको गर्भाशय में डाला जाता है। जब गर्भाशय में डाला जाता है तो वहां पे जो भी खराबी होती है उस सारी खराबी को क्या किया जाता है? देखा जाता है। उस खराबी को जब देखा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? क्या एमिनोसेंटेसिस कहा जाएंगे, अल्ट्रासाउंड कहेंगे, फीटोसोफी कहेंगे, या मात्र खून, या फिर मात्र खून जांच कहेंगे? क्या कहेंगे? या फिर मात्र खून जांच कहेंगे? क्लियर है? देखिएगा, एमिनोसेंटेसिस क्या है? ये गर्भावस्था मतलब प्रसव, ये प्रसव से पूर्व की जाने वाली जांच है, जिससे कि क्या पता चलता है? बच्चे के लिंग, बच्चे का लिंग का पता चलता है। दूसरा, यहां पे बच्चे के अंदर कोई सिंड्रोम तो नहीं है। क्या? सिंड्रोम, यानी बच्चे के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है जो माता पिता से उस बच्चे के अंदर आ गई हो। क्लियर है? जो माता पिता से अंदर से बच्चे के अंदर आ गई हो। क्लियर है? अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी से होता है। सोनोग्राफी आपने अच्छे से सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? सोनोग्राफी का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। सोनोग्राफी की जाती है। तो सोनोग्राफी किस में की जाती है? अल्ट्रासाउंड की वजह से की जाती है। क्लियर है? मात्र खून जांच। क्लियर है? मात्र खून जांच, माता के खून की जांच ज्यादातर जो होगा वो क्या होगा? आपका अल्ट्रासाउंड होगा। क्या होगा? अल्ट्रासाउंड। यानी सोनोग्राफी से पता लगाया जाता है कि अंदर कोई खराबी है या नहीं है। इस तरीके को सोनोग्राफी में, इसमें बच्चे का फोटो निकल आता है, किधर है किधर नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है, उससे पता चल जाता है। चलिएगा 43, मानव अपने द्वारा निष्कासित हार्मोन के संबंध में निम्न में से क्या सही है? यानी मानव के द्वारा जो हार्मोन निष्कासित किए जाते हैं वो कौन से हैं? एड्रोजन है, एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, प्लेसेंटा है, गोनाडिया, ट्रिप्सिन है, एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, एससीएच है, एचपीएल है, प्रोजेस्ट्रोन है, एस्ट्रोजन है, या एफसीजी है, प्रोजेस्ट्रोन है, या एंड्रोजन है? आपको आंसर देना है इसका। 43 का आंसर बताइएगा आप लोग। क्लियर है? 43 का आंसर बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा 43 का आंसर क्या होगा? HCG। तो HCG होता है, HPL भी होता है मानव के अंदर। ये महिला जनित हार्मोन है, ये भी फीमेल में पाया जाता है, ये भी फीमेल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, यानी तीसरा होगा। बिल्कुल सही है ज्योति अवस्थी जी, सी होगा। इसमें चारों हार्मोन पाए जाते हैं मानव के अंदर। ये दो हार्मोन तो आपके महिलाओं में बहुत ज्यादा पाया जाए। इन्हीं दो हार्मोन के साथ एक रिलैक्सिन होता है जो उनको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा मदद करता है, प्रसव क्रिया के दौरान। चलिएगा क्वेश्चन नंबर है 44, निम्नलिखित में से गर्भाशय की एक परत नहीं है। इनमें से गर्भाशय की परत नहीं है। ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ये कब होती? जब एक्सो हो जाता। क्या हो जाता? एक्सोमट्रियम। क्या हो जाता? एक्सोमट्रियम हो जाता है। ये है एक्टोट्रियम। यानी क्या है? एक्टोट्रियम है। तो ये आंसर होगा, ये नहीं है, ये होती है एक्सोमट्रियम। बस टा की जगह सा लगाना है, टा की जगह क्या लगाना है? सा लगाना है और इसका आंसर हो जाएगा। चलिएगा जल्दी से कर लेते हैं। जठर रस में होते हैं। जठर रस में दोस्तों, जठर रस आपका पेट में पाया जाता है। इसके अंदर दो एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। तो पेप्सिन रेनिन तो आपको दिख रहा है, उसके साथ एक और एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है, उसका नाम क्या है? लाइपेज। क्या नाम है? लाइपेज। पेप्सिन आपका प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, और रेनिन आपका क्या करता है? दूध को पचाता है, दूध के अंदर केसिन प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? दूध के अंदर केसिन प्रोटीन को। यानी ये दूध को पचाने का काम करता है, और ये प्रोटीन को पचाने का, प्रोटीन किसको पचाने का? प्रोटीन को पचाने का। और ये बसा वगैरह को पचाता है लाइपेज। किसको? बसा को। 46, अग्नाशय रस कैसे होते हैं? अग्नाशय से जो रस निकलते हैं वो कैसे रस होते हैं? तो अग्नाशय से जो रस निकलते हैं, भाई नहीं, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन तो क्या करता है? इसने पेप्टोन में बदला, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है ट्रिप्सिन। ये तो अरे यहां नहीं होता, ये तो वो छोटी आंत में पाया जाता, मतलब अग्नाशय से निकलता है। चलिएगा 46, अग्नाशय रस कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो अग्नाशय से रस निकलते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं।
अग्नाशय से जो रस निकलते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय। अग्नाशय से लेट एंजाइम निकलता है, क्लियर है। कैसे एंजाइम निकलते हैं, लेट, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। अग्नाशय से जो रस निकलते हैं कैसे निकलते हैं, लेट एंजाइम निकलते हैं, और रस जो निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। चलिएगा 46, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है, क्योंकि फिटकरी जो होती है, क्या फिटकरी घाव के आसपास तापमान को नहीं, फिटकरी क्या करती है, रक्त की स्कंदित करके थक्का बना देती है। क्या कर देती है, फिटकरी जो उसका क्या करती है, रक्त का थक्का बना देती है। यानी फिटकरी वहां पे रक्त को स्कंदित कर देती है, जमा देती है, और वहां पे रक्त का क्या कर देती है, थक्का बनाने का काम करती है। कौन करती है, फिटकरी। अब ये फिटकरी जो होती है रक्त को स्कंदित करके वहां थक्का बना देगी। चलिएगा 48 नंबर का क्वेश्चन कि कौन सा कथन मानव परिसंचरण तंत्र में सिराओं के विषय में सत्य है। आपको बताना सत्य, यानी सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सही। जल्दी से पढ़िएगा। सभी सिराएं, अरे ये ऐसा लगेगा, सभी सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती हैं, तो बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाती हैं सिराएं। क्लियर है। सिराओं की दीवार पतली होती हैं, बिल्कुल। धमनी मोटी होती है, सिराएं पतली होती हैं। क्लियर है। सिराएं रक्त को, ये सिराएं ऐसे लिखते हैं, क्लियर है। सिराएं रक्त को विभिन्न अंगों में हृदय की ओर ले जाती है, बिल्कुल। हृदय से अंगों तक ले जाना धमनी का काम है, और अंगों से हृदय तक लाना ये सिराओं का काम है। किसका काम है, सिराओं का काम है। किसका काम है, सिराओं का। क्लियर है। 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है, यही आंसर होगा। 1, 2, 3 ये तीनों सही है, ये पूरे सही है। क्या है, चलिएगा 49, सीलियस मांसपेशी कहां पाई जाती है, ये पांव के निचले भाग में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, पांव के निचले भाग में पाई जाती है। कौन सी मांसपेशी, सोलियस मांसपेशी। पांव का जो तलवा होता है इसमें पाई जाती है। एक क्वेश्चन है, सोलियस मांसपेशी जो होती है वो कहां होती है, पांव के निचले भाग में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, पांव के निचले भाग में पाई जाती है। क्लियर है। कौन सी मांसपेशी, सोलियस मांसपेशी, यानी जो तलवा होता है एड़ी के नीचे वाला भाग, उसमें पाई जाती है आपकी कौन सी, सोलियस मांसपेशी। लास्ट क्वेश्चन आज का कि प्रतिवर्ती क्रिया, इसको प्रतिवर्ती क्रिया को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर है। अपन यहां अगर कोई चीज इधर देख रहे हैं, मैं इधर देख रहा हूं, इधर से कोई बॉल फेंकेगा तो मेरा हाथ ऑटोमेटिक उधर चला जाएगा। क्यों, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये कौन करता है, रिफ्लेक्स एक्शन करता तो आपको पता है कि कौन करता है, मेरुरज्जु करता है, लेकिन तरीका क्या है आपको ये बताना है। तरीका क्या है, सबसे पहले कहां जाएगा, सबसे पहले जाएगा संवेदांग, यानी किस अंग पे आ रहा है वो अंग एक्टिव होगा। वो अंग एक्टिव होने के बाद क्या करेगा, मेरुरज्जु को जगाएगा, और मेरुरज्जु पूरी मांसपेशियों को जगा देता है। तो अपन एकदम से पूरे शरीर को लेकर क्या करते हैं, वहां पे मांसपेशियां, पूरी मांसपेशियों को जगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन, यानी प्रतिवर्ती। इसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। यानी जब हमारा ब्रेन कहीं व्यस्त होता है तब हमारे बॉडी की सुरक्षा करने का काम किसका होता है, मेरुरज्जु का होता है। ये 2 तरीके से काम करता है। इसको जगाने के लिए एक चाहिए, और इसको जगाने के बाद ये किसको जगाया, पूरी मांसपेशियों को। तो अपन एकदम से डरा ही दिया, अरे क्या हो गया। तो ये क्या होता है, ये मेरुरज्जु का काम होता है। किसका काम होता है, मेरुरज्जु का। क्लियर हुआ। चलिएगा दोस्तों, 51 रुपए में 11 टेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, उनका सॉल्यूशन आपको यहां मिल रहा है। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास कैसी रही। वर्तिका क्लासेस ऐप आप डाउनलोड करिएगा, यहां से आपको मिलेगा, यहां नंबर डालिएगा और यहां पे आप OTP सबमिट करिएगा। जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, टेस्ट सीरीज चल रही है, सब वर्तिका क्लासेस ऐप पर चल रही है। क्लियर है दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल इसी एक बेहतरीन एनर्जी के साथ। मैं ब्राड मीना आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू सो मच।